ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। दिस इज मनीषा मीना, लेकर आई हूँ आपके लिए पार्ट 2 ऑफ AWES वैकेंसी। यस गाइस, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपके साथ AWES की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था कि ये वैकेंसी क्या है, OST क्या होता है, OST यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इन सभी चीज़ों के ऊपर हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। अगर आपने अभी तक हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पर जाके आप पार्ट 1 ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस AWES कि जो OST टेस्ट है उसके बाद का क्या प्रोसेस होने वाला है, आप इस एग्ज़ाम को देके कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना अगर आपका कोई भी डाउट है। येस गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। इस वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं OST के बारे में, दैट इज़ ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। तो जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम को देने के प्लान कर रहे हैं वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम 23 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक ये एग्ज़ाम्स चलेंगे। ये 3 दिन आपके एग्ज़ाम्स रहेंगे, किसी भी दिन आपका एग्ज़ाम पड़ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशंस करनी है। इन केस अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्वालिफाई करने के बाद आपका एक स्कोर कार्ड जनरेट होता है जिसमें सेक्शन वाइज आपके स्कोर लिखे होते हैं कि सेक्शन ए में आपने इतना स्कोर किया, सेक्शन बी में आपका ये इतने मार्क्स हैं, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। इस तरीके से आपके ओवरऑल मार्क्स लिखे होते हैं एंड देन आपके परसेंटाइल लिखा होता है। वो स्कोर कार्ड आपको डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने का भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर ही आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ये एग्ज़ाम, ये OST एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। लाइफ टाइम इन फ्यूचर कभी भी आरबी पब्लिक स्कूल में वैकेंसीज आती हैं तो आप डायरेक्टली उनमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है या आपको ये रिन्यू नहीं करवाना है। एक बार बस आपको ये क्वालिफाई करना है और वो फिर लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के थ्रू ये जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जा रहा है ये ओवरऑल 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, जिसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% मार्क्स लेके आने होते हैं। यानी कि मिनिमम अगर आप 100 मार्क्स लेके आते हैं आउट ऑफ 200 मार्क्स तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। इसके बाद अगर, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल बहुत ही अच्छा होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का क्वालिफाई हो, तो यहाँ पे जो इनका पासिंग मार्जिन है वो इन्होंने सबके लिए 50% रखा है। अगर आप 50% मार्क्स लेके आते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप 40% मार्क्स भी लाते हैं तो भी आप इन फ्यूचर आने वाली वैकेंसीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊँगी। अब बात करते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल में जो वैकेंसीज आती हैं वो कितने तरह की होती है। जनरली जैसे कि KVS में हम देखते हैं एक परमानेंट रिक्रूटमेंट होती है और एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट होती है, उसी तरीके से AWES भी रेगुलर वैकेंसीज निकालता है और एक फिक्स टर्म वैकेंसीज निकालता है। जो रेगुलर वैकेंसीज होती हैं वो आपकी परमानेंट वैकेंसी होती है। अगर आप OST एग्ज़ाम में 50% मार्क्स स्कोर करते हैं तो आप इन फ्यूचर आने वाली रेगुलर वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं और आप टीचर बन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सिर्फ 40% मार्क्स इसमें स्कोर करते हैं तो आप इन फ्यूचर आने वाली फिक्स टर्म वैकेंसीज में एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जहाँ KVS में जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज होती हैं वो सिर्फ 1 साल के सेशन के लिए निकाली जाती हैं, वहीं आर्मी पब्लिक स्कूल में जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज निकलती हैं, जो फिक्स टर्म पे रिक्रूटमेंट होती हैं,
वो 3 साल के लिए होती है। तो मतलब कि अगर आप 40% मार्क्स भी लेके आते हैं तो आप उस फिक्स टर्म रिक्रूटमेंट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और आगे के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और लकीली अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप 3 साल के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल में एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर काम कर सकते हैं। एंड इन फ्यूचर 3 साल बाद आप उसको दोबारा से अप्लाई करके दोबारा से फाइट करना होगा, आपको वापस से चीज़ें वही करनी होगी और फिर आप अपना जो टाइम पीरियड है उसको आगे इंक्रीज भी करवा सकते हो। सपोज अभी आपका 40% मार्क्स आया, आपने इंटरव्यू दिया, आगे पार्टिसिपेट किया, आप एक आर्मी पब्लिक स्कूल में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर बन गए। नेक्स्ट ईयर दोबारा से ओएसटी होगा, आप उसमें दोबारा से एग्ज़ाम दें, दोबारा से मार्क्स एग्ज़ाम दें, अच्छे से स्कोर करें और अगर आप दोबारा अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर लेते हैं और 50% एंड अबव मार्क्स लेके आते हैं तो इन फ्यूचर आने वाली रेगुलर वैकेंसीज में आप इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, क्योंकि एपीएस में ऑलमोस्ट 80% जो स्टाफ होता है वो सारा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही वहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है। मोस्टली वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स ही होते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो केवीएस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि परमानेंट टीचर और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के ऊपर और वहाँ पे उसको उतनी रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती जितनी परमानेंट टीचर को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें AWES आर्मी पब्लिक स्कूल में नहीं होता, चाहे आप परमानेंट टीचर हैं या आप कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं, आप दोनों ही इक्वल हैं। इनफैक्ट आपकी सैलरी में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आप अगर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के पोस्ट पे वहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो आपको 45 एंड समथिंग आपको मिलता है। इसके अलावा आपको HRA भी दिया जाता है। वहीं पे अगर आप एज अ परमानेंट टीचर वहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो आपको 47 या 48,000 वो लोग पे करते हैं पर मंथ। इसके अलावा HRA है, मेडिकल पर्क्स हैं, एजुकेशन है, वो सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज अ गवर्नमेंट टीचर आपको मिलती है वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिलती है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसमें एग्ज़ाम देते हैं, फाइट करते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। तो अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अगर आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में ओएसटी एग्ज़ाम में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके ग्रेजुएशन में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। प्लस आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट भी आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास बैचलर इन एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी टीचर्स की तो सेम आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आपका 50% मार्क्स होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में एंड आपके पास बीएड कंपलसरी होनी चाहिए। अब बात करते हैं पीआरटी टीचर्स के बारे में। तो पीआरटी के लिए भी इन्होंने ग्रेजुएशन कंपलसरी किया है। तो वो सारे बच्चे जिन्होंने अभी ओनली डीएलएड किया हुआ है, ग्रेजुएशन नहीं किया है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आपकी ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो सबसे पहले आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन में भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। देन यहाँ पे लिखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन में कि 2 ईयर डीएलएड और कैंडिडेट विथ बीएड कैन ऑल्सो अप्लाई विथ फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ 6 month ब्रिज कोर्स फ्रॉम एन NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एज and when NCTE approves any institution to conduct the said course within 2 years of recruitment as PRT or beginning of the course whichever is later। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे दिया गया है कि डीएलएड बीएलएड स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और बीएड कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। सो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इसके बाद बात करते हैं कि एग्ज़ाम के बाद में क्या प्रोसेस होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। सो गाइज, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका स्कोर कार्ड जनरेट होता है, आपको उसे डाउनलोड करना है, वो आपका लाइफ टाइम तक वैलिड होता है। ये बात हमने ऑलरेडी कर ली है।
उसके बाद आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अभी नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, दिसंबर या फिर मिड ऑफ जैन तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली 1 महीने में रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद जो जनवरी का मंथ होता है, जैन फैब, इनमें आपको रिक्रूटमेंट्स देखने के लिए मिलती हैं। अब ये रिक्रूटमेंट्स आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी? तो गाइज ये रिक्रूटमेंट आपको सरकारी रिजल्ट पे देखने के लिए नहीं मिलेंगी। इन रिक्रूटमेंट्स के बारे में आपको न्यूज़पेपर से पता चलेगा या फिर आपको उन पर्टिकुलर स्कूल वेबसाइट्स पे जाके पता चलेगा। अब आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता कि कौन कौन से स्कूल हैं, कहाँ पे हैं, हम कैसे इनके बारे में सर्च करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में आर्मी पब्लिक स्कूल के 3 स्कूल हैं। पहला है आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार, जो इनका हेड लीडर है, हेड क्वार्टर है दिल्ली रीजन के आर्मी पब्लिक स्कूल का। सो फर्स्ट इज़ आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार, सेकेंड इज़ आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट एंड थर्ड इज़ आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं। इन तीनों ही स्कूल की रिक्रूटमेंट एक साथ होती है। इन तीनों स्कूल का एक क्लस्टर है, तो दिल्ली में क्लस्टर लेवल पे आर्मी पब्लिक स्कूल में रिक्रूटमेंट्स निकलती हैं। आप न्यूज़पेपर में चेकआउट कर सकते हैं या फिर सिंपली आपको गूगल पे डालना है APS दिल्ली और वहाँ पे तीनों स्कूल की वेबसाइट आ जाएगी। आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि दिल्ली में आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार इनका हेडक्वार्टर है, तो आप शंकर विहार स्कूल की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। वहाँ पे करियर रिक्रूटमेंट के ऑप्शन में आपको पूरा आर्टिकल मिल जाएगा, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से पोस्ट के लिए है, सारी डिटेल वो मेंशन करके रखते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, सब कुछ। तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, टाइम टाइम पे आपको चेकआउट करना पड़ेगा। इनके रिक्रूटमेंट का आगे का प्रोसेस ऑफलाइन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट को इनके बारे में नहीं पता चलता है। तो इनकी जब रिक्रूटमेंट आती है तो आपको उनके स्कूल वेबसाइट पे एक रिक्रूटमेंट फॉर्म मिल जाएगा। आपको उसे डाउनलोड करना है, बाय हैंड उसको फिल करना है। उसमें सारी अपनी पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, एक्सपीरियंस, सब कुछ उसमें लिखना होता है, हॉबीज़। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आप बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराएंगे, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स कौन कौन से आप प्लान कर सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के ध्यान से आपको फिल करना है, क्योंकि इसी फॉर्म के बेसिस पे वो लोग आपका इंटरव्यू लेंगे और आपकी पर्सनालिटी को भी वो इसी फॉर्म के बेसिस पे जज करते हैं। उसके बाद इसमें आपको अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जितने भी आपके 10th 12th DLED BEd ग्रेजुएशन जो भी आपने किया हुआ है, सबकी मार्कशीट आपको सेल्फ अटेस्ट करके लगानी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो भी आपको लगाना है। ओवरऑल जितना भी आपने जो भी कुछ किया हुआ है सब कुछ आपको अटैच करना है और उसको स्टेपल करना है, सेल्फ अटैच करना है। इसके अलावा आपको 100 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट DD बनवा के उसको भी उसके अंदर रखना है। एंड सभी अपने क्वालिफिकेशन को स्टेपल करके, DD को भी सबसे ऊपर स्टेपल करके फोल्ड करके एक एनवलप में आप डालेंगे। एनवलप को अच्छे से पैक करेंगे। उसके ऊपर आप स्कूल का एड्रेस लिखेंगे, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखेंगे, प्लस आप अपने एड्रेस लिखेंगे एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख के उस पर्टिकुलर स्कूल में बाय पोस्ट करेंगे। उनकी एक अपनी डेडलाइन भी होती है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस पर्टिकुलर डेट तक स्कूल में पहुंच जाना चाहिए। इनफैक्ट डेट ही नहीं, उनका एक पर्टिकुलर टाइम भी होता है कि इस डेट को इतने बजे तक आपका फॉर्म स्कूल में पहुंच जाता है तो वो आपके फॉर्म को कंसिडर करेंगे। अगर आपका फॉर्म लेट होता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस के बाद वो आपके फॉर्म को चेक करते हैं, उन्हें आपका फॉर्म पसंद आता है तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बाय ईमेल, आप अपनी वही ईमेल दें जो एक्टिव हो, वही फ़ोन नंबर दें जिससे वो आपको कांटेक्ट कर सके। आपके ईमेल पे इंटरव्यू की डिटेल्स वो लोग भेजते हैं कि आपका इंटरव्यू इस तारीख को इस डेट पे इस स्कूल में इतने बजे होगा। तो आर्मी पब्लिक स्कूल टाइम को लेके बहुत ही पंक्चुअल होते हैं, तो आपको उस टाइम से आधा घंटा 1 घंटा पहले ही स्कूल में पहुंच जाना है। दिल्ली में इन तीनों ही स्कूल की जो रिक्रूटमेंट होती है वो आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार में होती है। शंकर विहार दिल्ली मेट्रो के मेजेंटा लाइन पे पड़ता है और वहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों को
जाने की परमिशन होती है जिनके पास आर्मी का परमिशन लेटर होता है। तो जब भी आप जाएंगे, आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, तो आप मेट्रो से अगर जाएंगे तो वहाँ पे चेकिंग स्टाफ होता है जो आपका परमिशन लेटर चेक करता है। और मेट्रो में भी अनाउंसमेंट होती है कि अगर आपके पास इस एरिया में जाने की परमिशन नहीं है तो आप एग्ज़िट ना करें। और मेट्रो से एग्ज़िट करने पे ही आपका स्कूल आ जाता है, आप वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू कैसा होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है, वो मैं पर्टिकुलर एक न्यू वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, तो ये बात तो हो गई कि दिल्ली के आर्मी पब्लिक स्कूल में कैसे आप टीचर बन सकते हैं। बट सोचिए अगर आप किसी और स्टेट के आर्मी पब्लिक स्कूल में अप्लाई करेंगे तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में भी बहुत सारे आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, क्योंकि राजस्थान अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्टेट है, तो वहाँ पे बहुत सारे आर्मी पब्लिक स्कूल हैं। तो आपको सिंपली गूगल मैप पे चेकआउट करना है कि आर्मी पब्लिक स्कूल इन राजस्थान, पूरी लिस्ट आ जाएगी। आप गूगल पे AWS की जो वेबसाइट है आप उस पर भी चेक कर सकते हैं, किसी भी स्टेट का, उस स्टेट में जितने भी APS स्कूल्स हैं सबकी लिस्ट आ जाएगी। आप एक एक करके उनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर है जो वहाँ का हेडक्वार्टर है, आप उसकी वेबसाइट पे देखेंगे आपको दिख जाएगा, अगर नोटिफिकेशन आ रखा होगा। उनका अपना फॉर्म है, सेम प्रोसेस है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स लगाने हैं, 100 रुपये का DD लगवाना है एंड सेंड करना है। आर्मी पब्लिक स्कूल ईटाराना अलवर में है, इसके अलावा श्री गंगानगर में है, जोधपुर में है, सभी जगह है। मैंने भी इन कई स्कूलों में इंटरव्यू दिया है और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा भी रहा, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यस, डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन योर क्वेरीज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगला पार्ट जो आएगा वो भी ज़रूर देखना, उसमें मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। आपको उससे पता चलेगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल का जो इंटरव्यू होता है वो किस तरीके से होता है। सो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून ऑन माई चैनल एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत ही जल्दी हम 20,000 सब्सक्राइबर्स की अपनी फैमिली कंप्लीट करेंगे, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दिखाइए और अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू।